हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स इन न्यूज़ का सेकंड वीडियो है अप्रैल 2026 का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चार स्कीम्स करी थी अप्रैल की। चार स्कीम्स हम लोग इस वीडियो में भी करेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले आरबीआई ग्रेड बी 2026 एग्जाम, नाबार्ड ग्रेड ए 2026 एग्जाम, ये जो भी कोई एग्जाम अभी हाल फिलहाल में आने वाला है उस हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये वही स्कीम्स है जो आप लोग करंट अफेयर्स में ऑलरेडी आपको पढ़नी होती है। आगे हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले मेरा मेन विश्वास का चैनल है विश्वास क्लासेस, इसे आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। नाबार्ड GRA डेडिकेटेड चैनल है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, और नाबार्ड ग्रेड ए नाम से डेडिकेटेड ग्रुप है। आरबीआई के लिए बात करें तो आरबीआई GRB 2026 मेरे चैनल का हैंडल है, इसके थ्रू आप आरबीआई ग्रेड बी का भी डेडिकेटेड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। पहली स्कीम की तरफ चलते हैं अब हम लोग। पहली स्कीम हमारी एनबीएस, जो कि है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है आपके आरबीआई के लिए भी, और स्पेसिफिकली नाबार्ड ग्रेड ए के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी स्कीम है, क्योंकि डायरेक्टली न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की बात हो रही है। मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की स्कीम है, जिसकी नोडल एजेंसी थी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, सॉरी अभी भी है। द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स इज द नोडल एजेंसी। स्कीम बहुत पुरानी है। स्कीम को 1 अप्रैल 2010 में लॉन्च किया गया था। और एम क्या था स्कीम का एम था कि फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर्स हमें बनाने हैं। आप लोग जब सॉइल वाला चैप्टर पढ़ लेंगे या फर्टिलाइजर्स वाला चैप्टर के बारे में पढ़ लेंगे आप लोग, तब आपको ये समझ आएगा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं या पोटेशिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो जो हमारे ये प्योर के फर्टिलाइजर्स होते हैं ये किस लिए होते हैं, ताकि जो हमारा न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो इम्प्रूव हो जाए सॉइल के लिए, और हमारे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, जब हमारी स्कीम ही है जिसका काम है फर्टिलाइजर्स का, तो मतलब हमारा जो सॉइल का मेजर न्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सल्फर, ये हमें बढ़ाना है, सो दैट जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं वो ना रहे और लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी बनी रहे। स्मूथ अवेलेबिलिटी रहे फॉर क्वालिटी पी एंड के फर्टिलाइजर्स फार्मर्स को, ताकि उसका रीजनेबल प्राइस मिले, ये ना हो कि जरूरत से ज्यादा महंगा होता चला जाए, बिना मतलब महंगा होता जाए। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, या फिर वो जो डिमांड साइड इन्फ्लेशन होता है बेसिकली, वो नहीं होना चाहिए। जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है यूरिया पर, वो कम हो जाए। और एनकरेज एप्लीकेशन एज पर सॉइल एंड क्रॉप नीड्स, सॉइल और क्रॉप नीड के हिसाब से ही आप अप्लाई करो, ज्यादा वेस्टेज भी ना करो। सपोर्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रीब्यूट टू नेशनल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि एट द एंड एम क्या है कि आपको क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और किसानों की इनकम बढ़ानी है। की फीचर्स के इसके क्या है, इसके अंदर सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। सब्सिडी दी जाती है पर केजी बेसिस पर हर न्यूट्रिएंट की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश और सल्फर की। करंटली 28 ग्रेड्स ऑफ पी एंड के फर्टिलाइजर्स इसके अंदर कवर है, इंक्लूडिंग डीएपी और वेरियस एनपीकेएस कॉम्प्लेक्सेस। ये सब डीएपी क्या है, एनपीकेएस कॉम्प्लेक्सेस क्या है, आप में से जो बच्चे नाबार्ड के लिए पढ़ रहे हो आप लोग इसको ऑलरेडी डीप में पढ़ोगे। यूरिया हमने इसको बाहर रखा है बिकॉज इट इज आउटसाइड द एनबीएस रिजीम। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक सेपरेट सब्सिडी मैकेनिज्म चल रहा है। रेट्स को रिव्यू किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है, खरीफ सीजन के लिए अलग, रबी सीजन के लिए अलग, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड रॉ मटेरियल। तो अब एक छोटा सा आप मेरे को इसमें करके बताओगे, आपको नेट पे सर्च करना है, चाहे आप चैट जीपीटी से करो या जेमिनी से करो। वेस्टर्न एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है उसका इंडिया के फर्टिलाइजर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये आप लोग मेरे को सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताओगे। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है, यूएस ईरान इसराइल वॉर, उससे इंडिया के फर्टिलाइजर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। सब्सिडी जो है इसमें डायरेक्टली दी जाएगी टू द मैन्युफैक्चरर्स एंड इंपोर्टर्स, जो फर्टिलाइजर्स को सेल करेंगे एट मतलब कि सब्सिडाइज रेट पे। ठीक है। एनकरेज क्या है कि हमें भैया प्रोडक्शन, इसमें हमने एनकरेज करा है प्रोडक्शन को और यूज ऑफ फॉर्टिफाइड एंड कस्टमाइज फर्टिलाइजर्स को। ये इसके की फीचर्स हो गए स्कीम के। टारगेट ऑडियंस इसकी क्या हो गई, जो भी इंडिया के फार्मर्स है जो फॉस्फेटिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर यूज करते हैं अलग अलग क्रॉप्स के लिए, वो सभी इसके टारगेट ऑडियंस हो गए। बजटरी एलोकेशन के लिए बात करें, क्योंकि ये सीजन वाइज आता है, हमारा खरीफ सीजन आने वाला है और अभी खरीफ सीजन का इसका एलोकेशन आया है, तो अप्रोक्सीमेटली 41,533.81 करोड़, 41,533.81 करोड़ रुपए इसके लिए बजटरी एलोकेशन है खरीफ सीजन 2026 के लिए। खरीफ सीजन कब से शुरू होता है? विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, जिसे हम लोग कैलेंडर मंथ जुलाई के आसपास से मानते हैं कि जुलाई में किसी दिन से, यूजुअली जुलाई हम लोग मानते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर एडवाइजरीज कि कब से शुरू हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स की हम लोग बात करें तो 8 अप्रैल 2026 को यूनियन कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए एनबीएस के रेट्स
अप्लाई करे थे। अब ये जो रेट्स हैं 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए रहेंगे पोटेशियम और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर। टेंटेटिव बजटरी रिक्वायरमेंट जो इसके लिए बोली गई है वो 41,533.81 करोड़ बोली गई है। ये जो है ये खरीफ सीजन जो 2025 का था उसके कंपेरेटिवली 4,317 करोड़ ज्यादा बताई गई है। इससे क्या होगा, डिसीजन से क्या होगा, जो कंटिन्यूड अवेलेबिलिटी है डीएपी, एनपीकेएस और अदर पीएन के फर्टिलाइजर्स की वो अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिलती रहेगी। ओवरऑल प्रोग्रेस की अगर हम लोग अब तक बात करें तो 2010 में स्कीम लॉन्च हुई थी, हमें पता है। इट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन शिफ्टिंग टुवर्ड्स बैलेंस फर्टिलाइजर यूज। जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है पीएंड के फर्टिलाइजर्स का उसको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मिली है। ओवर 50% इंक्रीज इन डीएपी एंड एनपीकेएस प्रोडक्शन इन रिसेंट ईयर्स। Scheme continues to play a vital role in improving soil health, boosting agriculture productivity, and maintaining the fiscal subsidy burden effectively. ठीक है, ये हमारी पहली स्कीम थी इसकी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी। अब बात करें अगली स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई। कुछ कुछ स्कीम्स आप देखेंगे हमने जनवरी फरवरी में ऑलरेडी कवर करी हुई है, बट क्योंकि वो न्यूज में दोबारा आ गई है तो उसको हम लोगों ने दोबारा लिया है। अगर पीछे किसी स्कीम में आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कंटेंट पढ़ाया है और आने वाले या इन वीडियोस में कम है, तो प्राइमरी कंटेंट आपका पीछे वाला ही रहेगा जब तक कुछ चेंज नहीं हुआ। और अगर नई स्कीम में कुछ ज्यादा कंटेंट मैंने पढ़ाया है तो प्राइमरी कंटेंट हमारा नया वाला रहेगा, क्योंकि हर बार मैं पीआईबी की वेबसाइट पर जाता हूँ, वहां से कंटेंट उठाता हूँ, पीपीटी में डालता हूँ, या फिर जो स्कीम की ऑफिशियल पीडीएफ है या स्कीम्स की वेबसाइट से मैं वहां से कंटेंट लेता हूँ। तो कुछ ना कुछ मैंने कितना कंटेंट लेके नोट्स बनाया है उसमें छोटा मोटा वेरिएशन आपको हर बार देखने के लिए मिल सकता है। नाउ कमिंग बैक टू स्कीम, हम लोग मुद्रा योजना की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है और इसके लिए नोडल एजेंसी है मुद्रा, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। मुद्रा एक स्पेशली हम लोगों ने एक बॉडी बनाई है जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को मैनेज करती है, और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, आरआरबीज, कोऑपरेटिव बैंक्स, एसएफबीज, एनबीएफसीज, या जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। स्कीम को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च कराया। दैट मींस अभी अप्रैल 2026 में स्कीम ने 11 साल पूरे करे हैं। ठीक है, एम क्या था इसका, एम था टू प्रोवाइड इजी कोलेटरल फ्री एक्सेस टू फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, कोलेट्रल फ्री क्रेडिट दिया जा रहा है। पहली चीज तो ये है कि लोन दिया जा रहा है बट कोलेट्रल फ्री। अब किनको दिया जा रहा है, एक तरह का इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से मतलब है वो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू आएगा, चाहे बैंक के थ्रू आएगा, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू आएगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू आएगा, एमएफआई के थ्रू आएगा। ठीक है, और किसको, नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, मतलब ना तो आपका एग्रीकल्चर लोन है ना आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी को दे रहे हो, और ये आप माइक्रो एंटरप्राइजेस को दे रहे हो, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को, ताकि वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज कर पाए, एंटरप्रेन्योरशिप को आप प्रमोट कर रहे हो ग्रास रूट लेवल पर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फंड द अनफंडेड। ये वर्ड ध्यान रखिएगा, फंड द अनफंडेड। जो फॉर्मल बैंकिंग क्रेडिट है उसे हम माइक्रो एंटरप्राइजेस को दे रहे हैं जिन्हें कि पहले के टाइम में प्रॉपरली फंड नहीं दिया जाता था, या फिर वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते थे तो उन्हें हाई कॉस्ट पड़ती थी। प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, तो आज जब उन छोटे लोगों को जो अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई बिजनेस आइडिया है और पैसे की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, आप जब उनको लोन दोगे तो उनको लोन देने से क्या होगा, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, स्पेशली अमंग वुमेन, एससी, एसटी, ओबीसी एंड अदर मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, generate sustainable livelihood opportunities and contribute to employment creation across the country, integrate small entrepreneurs into the formal financial system। जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेकर जा रहे हो, तो समवेयर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी काम कर रहे हो, एंड सपोर्ट देयर ग्रोथ फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल एंटरप्राइजेस, सपोर्ट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल अंडर द विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो ये सब इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। की फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर तीन कैटेगरीज के अंदर लोन दिया जा रहा था, शिशु, किशोर और तरुण में। शिशु में अप टू 50,000 तक का लोन था, किशोर में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन था, और तरुण में 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का लोन था। बाद में एक और कैटेगरी लेकर आए जिसमें 20 लाख तक का लोन दे रहे हैं, और इसका नाम हो गया तरुण प्लस। अब इसके अंदर कोई भी कोलेट्रल या थर्ड पार्टी गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी फॉर द लोन अप टू 10 लाख, जो हम लोग तरुण तक हम लोगों ने बात करी। लोन्स को हम लोग फर्दर यूज कर रहे थे अपनी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए, फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विसेज हो, या फिर अलाइड सेक्टर हो। अब बैंक क्यों लोन देगा, क्योंकि बैंक को क्रेडिट गारंटी मिल रही है थ्रू सीजीएफएमयू, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स के थ्रू लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को गारंटी मिल रही थी, गारंटी कवर मिल रहा था। स्पेशल फोकस हमारा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे था, जो कि बेनिफिशियरीज की 2/3 हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स है, उसमें आप बताओगे कि मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी जिसमें 2/3 ऑफ बेनिफिशियरीज आर वुमेन। न्यू और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा रहा था और सोशली मार्जिनलाइज ग्रुप्स को दिया जा रहा था।
डिजिटल और पेपरलेस प्रोसेस है, एनकरेज किया जा रहा था थ्रू इंटीग्रेशन विद बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। टारगेट ऑडियंस क्या था? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स, जो हमने बात की। अब उसमें शॉपकीपर्स भी हैं, आर्टिशियंस भी हैं, फूड प्रोसेसर्स भी हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, हॉकर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं, जो आपका चाट टिक्की का ठेला लगाते हैं वो भी हैं, क्योंकि वो एक तरह से अपना एक छोटा सा माइक्रो एंटरप्राइज लेकर घूम रहे हैं। स्पेशल एम्फेसिस वुमेन पे, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स पे, एससी एसटी ओबीसी पर, या जो बाकी अंडर प्रिविलेज सेक्शन है अक्रॉस द रूरल एंड अर्बन एरियाज, उन लोगों के लिए था। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी। मुद्रा के थ्रू रीफाइनेंस सपोर्ट मिलता था लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को। गवर्नमेंट क्या करता था? गवर्नमेंट ऑल्सो एक्सटेंड सपोर्ट थ्रू क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ना कोई फिक्स बजटरी आउटले नहीं है, फंड जो थे वो एक्चुअल रिफाइनेंस रिक्वायरमेंट के हिसाब से एलोकेट किए जाते थे। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो इसकी हाइलाइट्स आई थी कि 11 साल इसके कंप्लीट हुए हैं। गवर्नमेंट ने मेजर परफॉर्मेंस हाइलाइट्स इसकी रिलीज करी थी। क्या था? कि करीब करीब 57 करोड़ लोन अकाउंट क्रिएट हो गए हैं सिंस इट्स लॉन्च, और टोटल डिसबर्स हुआ है करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपए का, तो एक लैंडमार्क अचीवमेंट है। जो वुमेन बोरोवर्स हैं, 57 करोड़ में से 2/3 जो है वुमेन बेनिफिशियरीज है, रिफ्लेक्टिंग द स्कीम्स स्ट्रॉन्ग जेंडर इंक्लूसिव फोकस। 12 करोड़ से ज्यादा जो लोन्स है वो न्यू और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को दिए गए हैं, सक्सेसफुली इंटीग्रेटिंग देम इनटू द फॉर्मल क्रेडिट इकोसिस्टम। The scheme continues to serve as a key pillar for financial inclusion, grassroots entrepreneurship, and livelihood generation under the broader vision of विकसित भारत। तो लेट तो ये इसकी लेटेस्ट अपडेट रही। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा? कि 57 करोड़ लोन अकाउंट दिए गए, जिसमें से जो कि 40 लाख करोड़ रुपए का लोन डिसबर्स किया गया, उसमें से 2/3 जो है, 2/3 ऑफ द टोटल बेनिफिशियरीज वो हमारी विमेंस रही हैं। मतलब स्कीम का जेंडर इंक्लूसिव फोकस भी है। वर्ड्स को याद रखिएगा, जहां पे भी विमेंस का ज्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन है वहां पे आप जेंडर इंक्लूसिव फोकस रखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली स्कीम हमारी आती है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ABPMJAY। ये हमारी जन आरोग्य योजना, वही हमारा जो आयुष्मान भारत प्रोग्राम है उसी की बात की जा रही है। पीछे भी हम लोगों ने स्कीम को 2-3 बार अलग अलग वीडियोस के थ्रू पढ़ा है, चाहे हमारे इंश्योरेंस वाले वीडियोस हो या हमारी मंथली स्कीम्स का वीडियो हो। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम है, और इसकी जो नोडल एजेंसी है दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, डेट और ईयर ऑफ लॉन्च क्या है? 23 सितंबर 2018 को यह स्कीम लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने रांची से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, और ये फ्लैगशिप हेल्थ इंश्योरेंस कंपोनेंट है हमारा आयुष्मान भारत प्रोग्राम का। एम की बात करें तो स्कीम क्या था? स्कीम ने बोला था कि ओवर 55 करोड़ वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को हम लोग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देंगे, जो कि हमारे पॉपुलेशन का बॉटम 40% है, बाय ऑफरिंग कैशलेस एंड पेपरलेस एक्सेस टू क्वालिटी सेकेंडरी एंड टर्चरी हेल्थ केयर। तो उससे जो उनके कैटास्ट्रोफिक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है उससे वो लोग बच जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या था? अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख रुपीज पर फैमिली पर ईयर फॉर सेकेंडरी एंड टर्चरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन। 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी और टर्चरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए दिया जाएगा। प्रोटेक्ट पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज फ्रॉम फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यू टू हाई मेडिकल कॉस्ट। तो जो पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज हैं उन्हें फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ना चाहिए अपने ट्रीटमेंट के लिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है तो इतना महंगा खर्चा कैसे होगा, उसके लिए ये स्कीम है। Improve access to quality healthcare services through a network of empaneled public and private hospitals across the country। क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस दी जाएगी, है ना? तो जैसे आपके वैसे प्राइवेट इंश्योरेंस के पैनल पे हॉस्पिटल्स होते हैं, सिमिलरली आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, जो या हमारी ये स्कीम है, काफी सारे हॉस्पिटल्स में एलिजिबल है। तो बहुत सारे हमारे पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल्स स्कीम के लिए एम्पेनल किए हुए हैं। डिजिटल हेल्थ सिस्टम को हम लोगों को इसमें स्ट्रेंथन करना है। आयुष्मान कार्ड दिए जाएंगे, आभा दिया जाएगा जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है, और रियल टाइम क्लेम प्रोसेसिंग की जाएगी। इसमें आभा की फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है क्या होती है? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। इट प्रमोट्स प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर थ्रू इंटीग्रेशन विद हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव्स हो गए। की फीचर्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स, एम और की फीचर्स आपस में ही सब कुछ रिलेटेड होते हैं, और इन्हीं चीजों के थ्रू आपको स्कीम को आइडेंटिफाई करना होता है जब भी स्कीम एनोनिमस वे में आती है। हेल्थ कवर दिया जाएगा 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर, ये हम लोगों ने बात ही की गई, और ये पूरे सभी मेंबर्स में शेयर किया जाएगा, यानी कि हर एक मेंबर को दिया जा रहा हो। मान लीजिए 6 लोगों की फैमिली है, उसमें 5 लाख रुपए का है, और एक पेशेंट के लिए उसमें से साल में 2.5 लाख रुपए खर्च हो गए, तो बचे हुए 5 में से भी कोई एक या दो या तीन या बाकी 4-5 मिलके टोटल 2.5 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस यूज कर सकते हैं, और ये फ्लोटर बेसिस पर है।
It covers 1949 procedures across 27 specialties with defined benefit packages and rates. Fully cashless है, पेपरलेस ट्रीटमेंट है एट एम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स। स्कीम पोर्टेबल है अक्रॉस द इंडिया, तो ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली के हो या फिर आप यूपी के और आप दूसरी स्टेट में ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, दूसरी स्टेट में भी करा सकते हो। दैट मीन जो स्कीम है आपकी वो पोर्टेबल हो गई है। आयुष्मान कार्ड इशू किया जाएगा एज डिजिटल हेल्थ आईडी फॉर सीमलेस आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट। It includes pre and post hospitalization expenses, diagnostics, medicines, food and transport allowance. Robust fraud prevention रहेगा through AI ML based रहेगा, क्लेम सिक्योरिटी एंड नाउ ऑटो एडजुडिकेशन सिस्टम। इसको बाकी स्कीम्स के साथ भी इंटीग्रेट किया जा रहा है, जैसे कि पीएमजेएवाई सेहत स्कीम है जम्मू कश्मीर की, या फिर कोई स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ स्कीम हो गई। तो मल्टीपल स्कीम्स का इसमें कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन रहेगा। टारगेट ऑडियंस की बात करें तो इसके अंदर 12 करोड़ फैमिलीज को टारगेट किया गया है, अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं ना। टेकिंग की हर फैमिली में 4 लोग भी नहीं है, हर फैमिली में 6 लोग भी नहीं है, 5 लोग भी नहीं है। इट इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द deprivation and occupational criteria in the socio-economic caste census 2021 डेटाबेस। बाद में इसको अलग अलग स्टेट और यूटीज के अंदर एक्सपेंड भी किया गया है उनके हिसाब से। स्पेशल फोकस में रूरल और अर्बन पुअर पर रहेगा, वुमेन पर, एल्डरली चिल्ड्रन पर और अदर वल्नरेबल सेक्शन इंक्लूडिंग एससी एसटी कम्युनिटीज। ठीक है। बजटरी एलोकेशन क्या रहेगा? सेंटर का बजटरी एलोकेशन इसमें 60-40 रहेगा, सेंटर और स्टेट का। बट हम लोग जब नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट की बात करते हैं वहां पे 90:10 रहेगा, और जब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, वहां पे 100% सेंट्रल फंडिंग रहेगी। एनुअल बजटरी सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बेस्ड ऑन द एक्चुअल यूटिलाइजेशन एंड प्रोजेक्टेड क्लेम्स। ठीक है। लेटेस्ट अपडेट्स की हम लोग इसके अंदर बात करें तो लेटेस्ट अपडेट्स के अंदर क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने ऑटो एजुकेशन हैकाथन लॉन्च किया है 2026 का, सो द डिजिटल क्लेम प्रोसेसिंग को हम लोग फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सके और टर्न अराउंड टाइम इसका कम किया जा सके। इसके लिए मास्टर क्लास है हैकाथन की, जो कि 13 अप्रैल से शुरू की गई है विद ओवर 2600 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी इंगेज्ड। 10th नेशनल समिट किया गया है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का, जो कि 30 अप्रैल 2026 को किया गया था। सितंबर 2018 में जब लॉन्च किया गया था उसके बाद से इट हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो आपके पास एग्जाम में डायरेक्टली कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन या आपके पास एक एनोनिमस पैराग्राफ आ सकता है, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी वाले बच्चों के लिए, कि लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो इसी एक लाइन से आपको समझना पड़ेगा कि किस स्कीम की बात हो रही है। It has authorized more than 7.5 crore hospital admissions worth rupees 1.1 lakh crore। ये अर्ली 2026 का डेटा था। More than 35 crore आयुष्मान cards have been issued और स्कीम continues its expansion। अप्रैल 2026 इनिशिएटिव जो था, ये हमारा ऑटो एडजुडिकेशन वाला, इट मार्क अ मेजर पुश टुवर्ड्स फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रांसपेरेंट एंड फास्टर क्लेम सेटलमेंट, ताकि बेनिफिशियरी एक्सपीरियंस और स्कीम की एफिशिएंसी दोनों ही चीजों को फर्दर और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पीएमकेवीवाई 4.0 और स्किल इंडिया मिशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट की स्कीम है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और नोडल एजेंसी है इसकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, आईटीआईज हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन हैं और अलग अलग इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। सबसे पहले इस स्कीम को जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था, पीएम केवीवाई 1.0, जिसे 15 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया। फर्दर पीएम केवीवाई 4.0 को हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लॉन्च किया गया एज द लेटेस्ट वर्जन अंडर द ओवर आर्किंग स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन एक बड़ा मिशन है जिसके अंदर ये एक स्कीम चल रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसका कि 4th वर्जन अभी चल रहा है। एम क्या है? To create a skilled workforce of global standards by providing industry relevant outcome linked skill training to the Indian youth, thereby improving employability, entrepreneurship and livelihood opportunities। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जो डिमांड और सप्लाई का गैप है ऑफ स्किल्ड मैन पावर अक्रॉस द सेक्टर्स, वो हमें ब्रिज करना है। यूथ को, स्पेशली जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, उन्हें हमें इनेबल करना है टू सिक्योर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ के थ्रू ट्रेनिंग को अलाइन किया जाएगा, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के थ्रू ट्रेनिंग्स को अलाइन किया जाएगा। इसमें रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग मिलेगा आरपीएल, और कॉन्टिन्यूस अपस्किलिंग अपस्किलिंग और रीस्किलिंग की जाएगी। जो हमारे एग्जिस्टिंग आईटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे फर्दर अपग्रेड किया जाएगा, सो दैट ओवरऑल स्किलिंग इकोसिस्टम हमारा स्ट्रेंथन हो पाए अंडर द स्किल इंडिया मिशन। कंट्रीब्यूट टू इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल स्किल कैपिटल थ्रू लार्ज स्केल हाई क्वालिटी ट्रेनिंग। तो हम लोग ग्लोबल स्किल कैपिटल बनने की कोशिश कर रहे हैं स्कीम के थ्रू।
की फीचर्स की बात करें तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग की जाएगी, सर्टिफिकेट कोर्सेज होंगे, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग होगी, स्पेशल प्रोजेक्ट्स होंगे और कौशल हब्स होंगे। 100% फंडिंग इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी फॉर ट्रेनिंग एंड असेसमेंट, जिसमें प्लेसमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स भी रहेंगे। मैंडेटरी इंडस्ट्री पार्टनरशिप रहेगी फॉर करिकुलम डिजाइन, ट्रेनिंग, डिलीवरी एंड प्लेसमेंट, सो दैट कि हम लोग क्या सीख रहे हैं और इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है उसके बीच में गैप ना रहे। जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से आप बच्चों को ट्रेन करोगे, बच्चों को सिखाओगे, ताकि उन लोगों को प्लेसमेंट्स में, जॉब में दिक्कत ना रहे। डिजिटल ट्रैकिंग की जाएगी इसकी थ्रू स्किल इंडिया पोर्टल, आधार लिंक, बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहेगी, थर्ड पार्टी असेसमेंट रहेगा। फोकस किया जाएगा ऑन द एमर्जिंग एरिया जैसे कि ग्रीन स्किल्स हो गए, एआई हो गया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, ईवी हो गया, साइबर सिक्योरिटी जैसी चीजें हो गई। इसको आईटीआई अपग्रेडेशन के साथ, एनएसक्यूएफ अलाइनमेंट के साथ और क्रेडिट बैंक सिस्टम के साथ अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंटीग्रेट भी किया जाएगा। पीएमकेवीवाई 4.0 जो है, इसका जो स्पेशल एम्फेसिस है दैट विल बी ऑन द डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरनेशनल मोबिलिटी। पीएमकेवीवाई 4.0 का स्पेशल एम्फेसिस किस चीज पर रहेगा? डिमांड ड्रिवन ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटरनेशनल मोबिलिटी। आगे बात की जाएगी टारगेट ऑडियंस की, तो इसमें जो इंडिया का यूथ 15 से 45 साल की एज का है, वो हमारा टारगेट ऑडियंस है। और स्पेशल फोकस रहेगा स्कूल ड्रॉप आउट्स पे, रूरल यूथ पे, वुमेन्स पर, एससी एसटी ओबीसी पर्सन विद डिसेबिलिटीज पर, या जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के कैंडिडेट्स हैं, उनके ऊपर। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 100% इनमें सेंट्रल फंडिंग रहेंगी। फंड जो है वो हमारे एनुअल बेसिस पे एलोकेट होंगे, और ये ओवरऑल स्किल इंडिया मिशन के अंदर काम करेगा। स्कीम की लेटेस्ट अपडेट की अगर हम लोग बात करें तो 31 मार्च 2026 तक का जो डेटा आया था, रिलीज अर्ली अप्रैल में हुआ था, इसलिए करंट अफेयर्स में आया था, 27.24 लाख कैंडिडेट्स को स्कीम के अंदर ट्रेन किया जा चुका है। उन्हें पीएम केवीवाई 4.0 के अंदर ट्रेन किया जा चुका है। सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है विच इज अचीव्ड इन आईटीआई अपग्रेडेशन एंड फुल एनएसक्यूएफ अलाइनमेंट ऑफ कोर्सेज, सो दैट जो हमारी ट्रेनिंग रही है वो ज्यादा इंडस्ट्री रेलेवेंट बन पाए। स्कीम अभी भी स्किल इंडिया मिशन का एक फ्लैगशिप कंपोनेंट है। अब एक चीज को ये समझिए, जब कोई स्कीम किसी दूसरी स्कीम या दूसरे फ्रेमवर्क का कंपोनेंट होता है ना, तो कई बार उस स्कीम के लिए डेडिकेटेड बजट नहीं होता, जैसे कि इस स्कीम के अंदर भी डेडिकेटेड बजट नहीं है। पिछली वाली स्कीम के अंदर हम लोगों ने डेडिकेटेड बजट देखा था, अच्छा मैंने बताया नहीं था, मैंने पीपीटी में लिखा हुआ है ना। इस स्कीम के अंदर वो डेडिकेटेड बजट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि स्कीम जो है एक कंपोनेंट है ऑफ द लार्जर स्किल इंडिया मिशन। ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करी जाए तो पीएम केवीवाई 1.3 से 1 सॉरी 1 से 1.0 से 3.0 तक की बात करें तो 1.3 करोड़ से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को क्यूमुलेटिवली ट्रेन किया जा सका है। और पीएम केवीवाई 4 जो है, इसका ग्रेटर एम्फेसिस क्वालिटी, डिजिटल डिलीवरी और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के ऊपर रहा है। तो ये हमारी 4 स्कीम्स थी जो हमने इस वीडियो में करी है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। ये मेरा मेन टेलीग्राम चैनल है विश्वास का, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये चैनल और ग्रुप नाबार्ड ग्रेड ए के लिए हैं और ये चैनल और ग्रुप नाबार्ड ग्रेड बी के लिए हैं। अगर आप लोग आरबीआई ग्रेड बी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक डेडिकेटेड ग्रुप आरबीआई ग्रेड बी 2027 का है, वो भी मैंने लगा दिया है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। That's all in this video. Thank you very much.